नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना चैनल आशीर्वाद में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मेधा छात्रवृत्ति का अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो उसके सफलता का क्या राज होता है। मतलब कि वो कैसे तैयारी करे कि निश्चित रूप से सफल हो ही हो और उनका निश्चित रूप से रिजल्ट आ ही जाए। तो चलिए इस चीज़ को जानने के लिए हम चलते हैं। जो मेधा छात्रवृत्ति के स्टूडेंट तैयारी किए हैं और जिनका रिजल्ट इन साल आ चुका है, यानी कि 2023 में आ चुका है, और जो व्यक्ति जो भी छात्र है वो 2023-24 के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए एक बेस्ट मोटिवेशन का काम करेगा ये वीडियो। तो हम चलिए आपको दिखाते हैं एक सफल छात्र की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो वीडियो को लास्ट तक से ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज आप बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यदेव कुमार है। ठीक है, तो आपने इन साल मेधा छात्रवृत्ति का परीक्षा दिया था, क्या दिया था आपने? तो आप क्या हुए, मतलब पास या फेल? पास हुए। अच्छा, तो आप अपना थोड़ा सा रिजल्ट दिखा दीजिए ताकि आपको छात्र सुन रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं वो देखना चाहेंगे। जब हम रिजल्ट देखे तो हमें मिला, पढ़ने के बाद हमको ये चीज़ मिला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एनएमएस रिजल्ट 2023 दिखाया है। मतलब कि रिजल्ट चेक करने के बाद सभी लोग को इसी तरीके से दिखाया जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। जैसे कि सभी लोग जानते हैं और सभी लोग का मानना है कि रीजनिंग एक आसान सब्जेक्ट है। क्या सच में रीजनिंग एक आसान है? रीजनिंग माने तो आसान भी है और कठिन भी है। तो अभी आपने बोला कि रीजनिंग आसान भी है और कठिन भी है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आसान भी है और कठिन भी है? अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो रीजनिंग आपके लिए आसान है और नहीं करते हैं तो कठिन है। तो ठीक है, आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो रीजनिंग आपके लिए एक आसान सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं तो रीजनिंग आपके लिए बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। ठीक है, कोई बात, आपकी बात बहुत अच्छी लगी और उम्मीद करते हैं दोस्तों को समझ में आया भी होगा। तो हम जानना चाहेंगे कि आप रीजनिंग की तैयारी कैसे की थी? हम अपने रीजनिंग की तैयारी उपहार गाइड के द्वारा किए थे, लेकिन कुछ टाइप के ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि उपहार गाइड में मौजूद नहीं है, लेकिन एग्जाम में आए थे। आपने कहा कि रीजनिंग की तैयारी आपने उपहार गाइड के द्वारा किया था, बट कुछ टाइप के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि उपहार गाइड में नहीं है और वे सीधे एग्जाम में आए थे। तो ठीक है, और पहले हम उस क्वेश्चन को देखना चाहेंगे और अपने व्यूअर को दिखाना चाहेंगे कि क्या सच में वैसे क्वेश्चन है। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा दीजिए। काउंटिंग फिगर का ये क्वेश्चन उपहार गाइड में मौजूद नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आए थे। तो मान लीजिए आप कह रहे हैं कि उपहार गाइड से तैयारी किए थे और क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में आ गए लेकिन उपहार गाइड में थे नहीं, तो उस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व किया? हम ऑफलाइन आशीर्वाद कोचिंग सेंटर से ये काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन पढ़े थे, जो कि हमें एग्जाम में बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जो छात्र ऐसे हैं कि रीजनिंग के लिए उपहार गाइड पर पूर्ण रूप से निर्भर है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग रीजनिंग के लिए उपहार गाइड पर पूर्ण रूप से निर्भर है, वो निर्भर नहीं रहे, वो किसी अनुभवी शिक्षक से पढ़ लें। अगर साधन न हो तो आशीर्वाद कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपने सुना कि यहाँ पर ये छात्र खुद ही बोल रहा है कि पूर्ण रूप से आपको उपहार गाइड पर रीजनिंग के लिए निर्भर नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि इस बुक में नहीं दिए गए हैं, जिसके लिए आपको एक अनुभवी शिक्षक की जरूरत होगी ही होगी। अगर आपके पास कोई साधन ना हो तो आशीर्वाद कोचिंग आपके साथ है, आप ऑनलाइन इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। आपको एक बात यहाँ पर जानने को मिलेगा कि आप रीजनिंग के लिए पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहना है। ऐसा क्यों? उपहार गाइड रीजनिंग की तैयारी करा सकता है, लेकिन कंप्लीट तैयारी नहीं करा सकता है। रीजनिंग यानी कि एमएटी की तैयारी पूर्ण रूप से उपहार गाइड से नहीं की थी और आशीर्वाद कोचिंग के नोट से भी आपने तैयारी किया था, जो कि आपके सफलता में 4 चांद लगा दिया और आप निश्चित रूप से सफल हो गए। तो चलिए हम जानना चाहेंगे, ये तो हो गई आप एमएटी की तैयारी के बारे में बता दिए, लेकिन हमारे विद्यार्थी जो है ये जानना चाहेंगे एसएटी की तैयारी आपने कैसे की थी। और जो कि ऐसा माना जाता है कि एसएटी जो है वो टफ सब्जेक्ट है, और एसएटी की तैयारी आपने कैसे की थी, जबकि एसएटी में मैथ और जीके दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने मैथ की तैयारी कैसे की थी। बोलो। हम मैथ की तैयारी अपने उपहार गाइड से किए थे, लेकिन कुछ टाइप के ऐसे भी क्वेश्चन थे जो कि
उपहार गाइड में मौजूद नहीं थे, लेकिन वो एग्जाम में आए थे। जैसा कि आपने कहा कि मैथ की तैयारी हम उपहार गाइड के माध्यम से किए थे, बट कुछ टाइप के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि उपहार गाइड में नहीं है फिर भी एग्जाम में आ गए थे। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को दिखाना चाहेंगे दोस्तों को कि सच में क्या वैसे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में जो कि किताब में नहीं है। तो आप पहले उस क्वेश्चन को दिखा दीजिए। बोलो। प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन आए थे जो कि उपहार गाइड में नहीं थे। ये 76 नंबर, दूसरा 89 नंबर और तीसरा 90 नंबर। तो दोस्तों आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन आए थे, पहला 76, दूसरा 89 और तीसरा 90 नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है उपहार गाइड में बिल्कुल नहीं है। और जानना चाहेंगे हम कि आपने इन क्वेश्चन की तैयारी सबसे पहले की कैसे की थी। हमें ऑफलाइन में ऐसे क्वेश्चन बताया गया था जिससे हमें एग्जाम में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं दोस्त, यहाँ पर देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, ये रेल से क्वेश्चन है जो कि इस बुक में नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है। तो आपको अपडेट रहना होगा और अपडेटेड कंसेप्ट पढ़ना होगा, तभी आप निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। इतना ही नहीं, आपको दिखा रहे हैं इस बार एग्जाम में आपको बाइनरी नंबर से भी क्वेश्चन दिया था जो कि उस किताब में नहीं है। तो आपको पूर्ण रूप से उपहार गाइड पर ना ही रीजनिंग के लिए और ना ही मैथ के लिए निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि आपको जब सफलता पानी है तो आपको इसको डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो आपने अभी कहा कि रीजनिंग के लिए पूर्ण रूप से उपहार गाइड पर निर्भर नहीं रहना है और आपने ऑफलाइन कोचिंग के नोट से पढ़े थे जिससे कि आप निश्चित सफल हो पाए। और आपने ये भी बोला कि मैथ के क्वेश्चन तो कुछ टाइप कैसे हैं जो कि उपहार गाइड में नहीं है, और आपने प्रूफ भी दिखाया यहाँ पर। और आपने ये भी बोला कि इसके लिए आपको ऑफलाइन कोचिंग से तैयारी किए थे आप, तो आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। आप सही बोल रहे हैं ना। हाँ। तो अभी तक आपने एसएटी के मैथ के जो है उसके बारे में बताया कि आपको पूर्ण रूप से उस बुक पर निर्भर, किसी ही बुक पर निर्भर नहीं रहना है और आपको अपडेटेड कंसेप्ट पढ़ना है। और इसके लिए आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं जो कि आशीर्वाद कोचिंग इन साल से तैयारी करा रहा है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि आपने जीके की तैयारी कैसे की थी। पिछले 5 साल में पूछे गए क्वेश्चन को याद किए थे और क्लास नोट से भी जीके याद किए। तो आपने कहा कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन को आपने जीके याद कर लिया था और साथ ही साथ क्लास नोट से भी आपने तैयारी की थी। तो क्लास नोट्स की क्या भूमिका रही, क्या क्लास नोट से क्वेश्चन आए। हाँ, क्लास नोट से भी क्वेश्चन आए थे। और तो जीके आप बोल रहे हैं कि क्लास नोट से भी आए थे, इसके आप क्या प्रूफ दे सकते हैं, बोलो। इसके लिए आप क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन को क्लास नोट से भी मिला सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको एक क्लास नोट यहाँ पर क्वेश्चन दिखा रहे हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, 3 कठिया प्रथा संबंधित है और ये आंसर माना गया है नील से। तो आपको हम क्लास नोट्स में ये दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन आया था या नहीं था। यहाँ पर क्वेश्चन कराए थे, जहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन कि 3 कठिया प्रथा क्या था। तो हम इसका आंसर लिखवाए थे, 1 बीघा के 3 कट्ठा में नील का खेती करना 3 कठिया प्रथा था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन हूबहू तो नहीं लेकिन घुमा फिरा कर इस नोट से आए थे। इतना ही नहीं, कुछ क्वेश्चन और दिखा रहे हैं आपको। ये 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर गैल्वीकरण या यश लेपन एक प्रकार का विद्युत लेपन है। इसमें किस धातु का परत लोहे पर चढ़ाई जाती है ताकि उसका संक्षारण और जंग लगना रुक सके। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं और इसका आंसर होगा जिंक। यहाँ पर देखिए, और ये क्वेश्चन जो है हमने इस नोट्स में आपको दिखा रहे हैं कि आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए ये कि लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। मतलब गैल्वेनाइजेशन में जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। और क्वेश्चन हूबहू तो नहीं लेकिन यहाँ से आए हैं। अगर कोई व्यक्ति इस क्वेश्चन को पढ़ लेता है यहाँ से तो आसानी से इस चीज़ को बना देगा कि गैल्वीकरण मतलब इसमें किसका परत चढ़ाया जाता है, परत चढ़ाने के लिए किसका, तो जिंक धातु का। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं और आपको और दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए
46 नंबर, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? और आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम दिला रहे हैं आपको, ये मेरे पास क्लास नोट्स है और इसमें आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में किसकी स्थापना की? तो आंसर यहाँ पर बनाए गए शांति निकेतन की। मतलब इस क्वेश्चन को अगर कोई व्यक्ति याद कर लेता है तो ये क्वेश्चन बनाने में उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। और ये क्लास से हूबहू तो नहीं लेकिन घुमा फिरा कर क्वेश्चन जरूर यहाँ पर पूछा गया है। और एक बात यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति ऑनलाइन हमारे यहाँ से तैयारी कर लेते हैं तो उनका निश्चित सफलता इस एग्ज़ाम में आ ही जाएगा और निश्चित रूप से वो सफल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का स्टूडेंट हर साल छात्र पास होते हैं और इस बार ऑनलाइन तैयारी करा रहे हैं। तो आप चाहें तो हमारे से जुड़ करके अपने तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं और निश्चित रूप से आप अपना सफल रिजल्ट ला सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।